हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारे अर्ली मेडावल इंडिया का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारे सदर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड था फ्रॉम 850 टू 1200, जिसमें हम हमारे चोलास को पढ़ रहे थे, चोलास के बारे में समझा। तो अभी हमारे चोलास के प्रोमिनेंट किंग्स जो थे हमने उनके बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने राज अधिराज जो थे ये लास्ट एक इम्पॉर्टेंट किंग थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हमारे पास एक 4 इस तरह के किंग्स अभी पेंडिंग है विच आर वेरी प्रोमिनिएंट। 3 का नाम तो आप बस सुने रहो, इतना ही काफ़ी है। उनमें से लास्ट रूलर जो हैं जो हमारे चोल डायनेस्टी के, चोलास के लास्ट रूलर, उनका जो है टाइम पीरियड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो हमारे चोलास के प्रोमिनेंट किंग्स का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। Without wasting the time, let's start with the Chola dynasty prominent king. चोला एम्पायर के हम प्रोमिनेंट किंग्स को लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आज भी इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चोला एम्पायर, इसमें चोला एम्पायर में राज अधिराज के बाद जो प्रोमिनेंट किंग हमें दिखाई देंगे उनका नाम है राजेंद्र सेकंड। राजेंद्र सेकंड जो है ये हमारे राज अधिराज के बाद एक प्रोमिनेंट किंग आएंगे। इनका नाम बस आप सुन के रहो, बस इतना ही है कि इनका जो है प्रोमिनेंट जो किंग है ये हमारे राजेंद्र सेकंड। इनके बारे में इतना कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम इनके बारे में बहुत सारा कुछ होगा, इनके हिस्ट्री के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया, कौन कौन से जो है टाइटल्स इन्होंने लिए, वो इतना सब कुछ नहीं था जितना हमने राज अधिराज के बारे में देखा या राज राजा के बारे में देखा। इतना नहीं है जितना हमने लास्ट के जो किंग्स के बारे में पढ़ा था। इनका नाम बस आप जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा राजेंद्र सेकंड ये तो हमने चोल एम्पायर में सुना था। तो इनके बारे में सिर्फ सुने रहो, इन्हें ज़्यादा जो है इतना सीरियसली मत लेना। लेकिन फिर भी यूपीएससी है, कहीं ना कहीं ये आपके काम में आ ही जाएगा। कहीं ना कहीं आपको जो है हर चीज़ जो है आपको कोई ना कोई नॉलेज दे करके जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये किंग्स इसीलिए यहाँ पर आपको करवाए हैं ताकि आपको जो है वो कभी ऐसा ना हो कि भी मैंने ये तो नहीं पढ़ा था लेकिन यहाँ पर ये पूछ लिया, अभी क्या करें। तो यहाँ पर इसीलिए ये मैंने चीज़ आपको इंक्लूड करवाई है कि राजेंद्र सेकेंड भी इम्पॉर्टेंट है। बस इनका नाम आप सुने रहो, कहीं ना कहीं इनका टाइम पीरियड याद रखो जो है हमारा 1054 से लेकर के 1063 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम यहाँ इनके बारे में बात करें तो इन्होंने जो है डिफीट किया सोमेश्वर को। अगर इनके बारे में कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ तो वो यही होगा दैट ही डिफीटेड सोमेश्वर। तो इन्होंने सोमेश्वर को हरा दिया था। सोमेश्वर के बारे में हमने लास्ट जो हमने बात की थी, जो राज अधिराज थे सॉरी, राज अधिराज जो थे उनके पार्ट में हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था कि सोमेश्वर के अगेंस्ट इन्होंने राज अधिराज ने एक बैटल को फाइट किया था विच वॉज द बैटल ऑफ कोपम। कोपम का जो बैटल था वो उन्होंने जो है राज अधिराज ने फाइट किया था अगेंस्ट सोमेश्वर। सोमेश्वर जो थे वो वेस्टर्न चालुक्यन किंग थे, उनके खिलाफ उन्होंने वो युद्ध को लड़ा था। तो यहाँ पर हमारे राजेंद्र सेकंड जो होंगे वो इन्हें हरा देंगे। डिफीटेड सोमेश्वर, सोमेश्वर को इन्होंने हरा दिया था, जो हमारे वेस्टर्न चालुक्य के ही राजा हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर को जो है इन्होंने डिफीट किया एंड प्लांटेड अ जया स्तंभ एट कोल्हापुर। तो जया स्तंभ इन्होंने जो है एक कोल्हापुर में इस्टेब्लिश किया डिफीट करने के बाद। डिफीट करने के बाद इन्होंने जो है जय स्तंभ जो था, जय स्तंभ उसे कहा जाता है, इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया, वहाँ पर निर्माण करवाया कोल्हापुर में। तो राजेंद्र सेकंड ने डिफीट किया सोमेश्वर को। सोमेश्वर जो थे हमारे वेस्टर्न चालुक्य के राजा थे, किंग ऑफ वेस्टर्न चालुक्य।
वेस्टर्न चालुक्य का जो हमारा डायनेसिटी था, वेस्टर्न चालुक्यन की जो डायनेसिटी रही है हमारी, उनके ये राजा रहे हैं जिनका नाम है सोमेश्वर। इनको हरा दिया था हमारे राजेंद्र सेकंड ने। एंड राजेंद्र सेकंड ने यहाँ पर एक कोल्हापुर में जय स्तंभ का भी यहाँ पर निर्माण करवाया था। प्लांटेड जय स्तंभ एट कोल्हापुर। कोल्हापुर में इन्होंने ये जय स्तंभ बनवाया था। तो इनके बारे में इतना ही ध्यान में रखिए दैट ही डिफीटेड सोमेश्वर द किंग ऑफ वेस्टर्न चालुक्य एंड प्लांटेड जय स्तंभ एट कोल्हापुर। तो इनके बारे में इतना ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट आएंगे हमारे जो आगे जो किंग हैं दैट इज वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र वीर राजेंद्र जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 1063 से लेकर के 1067 सीई तक का। तो ये इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम वीर राजेंद्र के बारे में बात करें तो वीर राजेंद्र जो थे ये इन्होंने डिफीट किया हमारे सोमेश्वर सेकंड को। हमारे सोमेश्वर सेकंड को डिफीट कर दिया। डिफीटेड सोमेश्वर सेकंड को इन्होंने डिफीट कर दिया। और ये भी जो थे ही वॉज द किंग ऑफ वेस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न चालुक्य के ही राजा थे आफ्टर सोमेश्वर। सोमेश्वर के बाद जो आए सोमेश्वर सेकंड को इन्होंने डिफीट कर दिया, विच वॉज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द सेम डायनेसिटी ऑफ सोमेश्वर। तो ये भी जो है वो सेम डायनेसिटी से ही बिलोंग कर रहे थे जो हमारे वेस्टर्न चालुक्य की डायनेसिटी है। तो वेस्टर्न चालुक्य से ही ये जो है बिलोंग करते थे। ये भी किंग थे ऑफ वेस्टर्न चालुक्य। वेस्टर्न चालुक्य डायनेसिटी के ही राजा हैं सोमेश्वर सेकंड। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक वैदिक कॉलेज ऑफ लर्निंग। वीर राजेंद्र ने एक वैदिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो इन्होंने established सॉरी वैदिक कॉलेज ऑफ लर्निंग, एक महाविद्यालय इन्होंने स्थापित किया था हमारे वीर राजेंद्र ने। तो ये था हमारे वीर राजेंद्र के बारे में। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो किंग हैं जिनका नाम है अतिर राजेंद्र। अतिर राजेंद्र हैं जिनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है अराउंड 1067 से लेकर के 1070 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनको बहुत सारे रिबिलियंस का जो है सामना करना पड़ा। बहुत सारे विद्रोह जो हुए थे इनके टाइम पर हुए। इन्हें कई विद्रोहों का जो है सामना करना पड़ा। इन्हें many rebellions, we will write only many rebellions को इन्होंने फेस किया। और इतने सारे विद्रोह हो रहे थे, एक साथ हो रहे थे, तो सबको यहाँ पर जो है उनका सामना करना बहुत मुश्किल था। उनको सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल था, उनको दबाना बहुत मुश्किल था। इतने सारे विद्रोह एक साथ हो रहे थे। इतने विद्रोह एक साथ हो गए तो राजा को इनको सप्रेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। तो वो इनमें से सिर्फ एक ही रेबिलियन को जो है वो यहाँ पर सप्रेस कर पाए। और दबाते हुए ही उस रिबिलियन को सप्रेस करते करते ही उसका जो है सामना करते करते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड वाइल सप्रेसिंग वन ऑफ द रिबिलियन। इनमें से एक रिबिलियन को ही दबाते हुए इनकी मृत्यु हो गई। उसका सामना
करते करते इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे दैट मैं क्या करूं, और अभी क्या होगा इस चीज़ के बारे में, इतने सारे रिबिलियन आ गए हैं, इतने विद्रोह हो रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर तो छोटा भीम भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर दे। तो यहाँ पर इसे जो है वो सप्रेस कर, वो एक ही यहाँ पर विद्रोह को सप्रेस कर पाए, और इसी वजह से उस विद्रोह को सप्रेस करते करते ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद सच में वहाँ पे छोटा भीम नहीं होगा, ये मत सोच लेना कि यहाँ पर सच में छोटा भीम आएगा। इट्स जस्ट टू मेमोराइज यू पीपल, आपको समझाने और आपको मेमोराइज करवाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर जो है वो मैंने कही हैं। सच में वहाँ पर कोई छोटा भीम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनमें से एक को दबाते हुए, उनमें से एक रिबिलियन को दबाते हुए इनको जो है, इन्होंने अपने जो है मृत्यु इनकी हो चुकी थी। तो यहाँ पर आई विल नॉट राइट अबाउट दैट, आई विल ओनली राइट दैट कि भी यहाँ पर बहुत सारे रिबिलियंस को इन्होंने फेस किया, और उनमें से एक ही रिबिलियन को दबाते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद हम हमारे मेन जो इम्पोर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं हमारे नेक्स्ट रूलर, उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। उनका नाम है कोलुतुंग वन। कोलुतुंग वन, जिनका टाइम पीरियड है, एक तो ये साउथ इंडियन नेम्स हैं, तो मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, हो सकता है मुझे अच्छे से प्रोनाउंसिएट करना ना आता हो, आपको अच्छे से पता हो, आप उसे अपने अकॉर्डिंगली प्रोनाउंसिएट कर सकते हो अगर आपको ओरिजिनल पता है दैट व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नेम। अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है देन गो फॉर इट, आप उसे कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, ठीक। तो ऐसा मत कहना कि मैंने गलत पढ़ा दिया, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो मुझे इतनी प्रोनाउंसिएशन साउथ इंडिया की नहीं आती है। कोई ना कोई तो जो है यहाँ पर गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि हर किसी के प्रोनाउंसिएट करने का तरीका अलग होगा, हर किसी के प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग हो सकता है, तो मेरा भी तरीका अलग ही होगा। अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है देन गो फॉर इट, ऑटो करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन, आप अपने अकॉर्डिंगली उसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई अपोलोजाइज़ कि मुझे वो चीज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएट करनी नहीं आ पाई। तो कोलुतुंग वन का जो टाइम पीरियड है वो है अराउंड 1070 से लेकर के 1122। कितना प्यारा नंबर है 1122, 1122, कितना प्यारा यहाँ पर एक टाइमलाइन हमें देखने को मिली है 1122 CE। तो ये टाइम पीरियड रहा है कोलुतुंग वन के बारे में। अगर हम इनके बारे में बात करें देन ही इज़ द लास्ट इम्पॉर्टेंट चोला किंग, ये चोलास के सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट किंग हैं, लास्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लास्ट हैं इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं, लास्ट इम्पॉर्टेंट चोला किंग। इन्होंने एक टाइटल को अडॉप्ट किया, इन्होंने एक टाइटल को अडॉप्ट किया, वो टाइटल है शुंगम तवित्रता, तवित्रता, शुंगम तवित्रता। अगर इसकी भी प्रोनाउंसिएशन आपको पता है तो देन गो फॉर इट, आई विल नॉट गेट ऑफेंडेड और आई विल अपोलोजाइज दैट आई वॉज नॉट एबल टू प्रोनाउंसिएट इन अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो मैं यहाँ पर अपोलोजाइज हूँ कि मुझे नहीं आता था इसे अच्छे से प्रोनाउंसिएट करना, तो इसे शुंगम तवित्रता बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अबॉलिशर ऑफ टोल्स, इसका मतलब है कि कर कटौती समाप्त करने वाला राजा। कर कटौती मतलब कि टोल्स जो हम टैक्सेस वगैरह या टोल्स वगैरह पे करते हैं, आज भी ये पे की जाती हैं। टोल टैक्स हम भरते हैं जब भी हमारे अगर आप न्यू व्हीकल कोई भी लेते हो तो उसका टोल टैक्स ऑलरेडी पहले ही जो है वो कट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम टोल टैक्स ऑलरेडी पे करते हैं ऑफ अ व्हीकल। तो जो टोल्स हैं, टोल टैक्स जो है यहाँ पर उसको अबॉलिश किया था इन्होंने, हमारे कोलुतुंग ने टोल्स को अबॉलिश कर दिया था, इसीलिए इन्होंने ये टाइटल लिया शुंगम तवित्रता। तो इसका है शुंगम तवित्र,
या तवित्र बोला जाता है वैसे। शुंगम तवित्र कहा जाता है इस टाइटल को, और इसका मतलब है अबॉलिशर ऑफ टोल्स। इसका मतलब है, शुंगम तवित्र का मतलब है अबॉलिशर ऑफ टोल्स, कर कटौती समाप्त करने वाला। इसको हिंदी में बोला जाता है कर कटौती को समाप्त करने वाला। तो यहाँ पर इन्होंने ये टाइटल लिया, और इनके अंडर ही अगर हम देखें तो जो चोलास थे वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होते जा रहे थे। यहाँ पर जो विस्तार हमने देखने को मिला वो यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा था। इतना ज़्यादा जो है विस्तार नहीं हो पाया ऑफ चोला एम्पायर। तो यहाँ पर हमारे कोलुतुंग इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाए। यहाँ से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है चोला एम्पायर का। तो इनके टाइम से ही चोला एम्पायर यहाँ से जो है डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो है छोटे छोटे क्षेत्र में जो है वो इसे देखा जा सकता है, वो सिमट कर रह जाता है। वो छोटे छोटे क्षेत्र में चोला एम्पायर वो छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाता है। तो यहीं से इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, और हमारा चोला एम्पायर जो है वो बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट कर रह जाएगा। shrunk to much smaller area। shrunk to much smaller area, ये एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया। तो अभी हमारा कोलुतुंग को ही हम देख रहे थे, कोलुतुंग 1 को देख रहे थे। इनके राइन में हमने क्या देखा कि जो हमारा कोलुतुंग के राइन में हमने चोला एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन देखा, चोला एम्पायर का, चोला डायनेसिटी का यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। लास्ट के स्लाइड में भी मैंने ये लिखा था, लेकिन वहाँ पर स्पेस कम था, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे आपको एक्सपैंड करके समझा दिया। तो यहाँ पर चोलास का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, साथ के साथ ये एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया, बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट कर रह गया। श्रंक टू मच स्मॉलर एरिया। तो आगे अगर हम बात करें कोलुतुंग के टाइम पर ही, तो ये लगभग बात है अराउंड 1077 सीई की बात है। 1077 सीई के टाइम पीरियड की बात है, जब यहाँ पर जो 70 व्यापारियों का एक चोल दूतावास जो था, 70 मर्चेंट्स का की एक चोला एम्बेसी बनाई गई। 70 मर्चेंट्स आर द व्यापारी। तो मर्चेंट्स को व्यापारी वर्ग बोला जाता है। ये लास्ट के लेक्चर्स में भी हमने इसे समझा है। 70 मर्चेंट्स का एक चोला एम्बेसी तैयार की गई। 70 व्यापारियों का एक चोल दूतावास को तैयार किया गया। 70 मर्चेंट्स का एक चोला एम्बेसी को तैयार किया गया, चोला एम्बेसी को बनाया गया, और इस एम्बेसी को भेजा गया हमारे चाइना में, और इसे डिस्पैच किया गया। डिस्पैच का मतलब होता है भेजा गया, इसे डिस्पैच्ड टू चाइना, इसे चाइना में डिस्पैच किया गया। इस 70 व्यापारियों का एक चोल जो है यहाँ पर एम्बेसी जिसे बोला जाता है, दूतावास, उसको यहाँ पर भेजा गया चाइना में। इसे भेजा गया चाइना में, और इनके साथ जो है ये अपने साथ कुछ जो है चीज़ें लेकर के गए। आप कहीं पर भी जाओ, किसी अपने रिलेटिव्स के यहाँ अगर जाओ, तो आप खाली हाथ थोड़ी चले जाओगे, कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेकर के जाओगे। दिस इज़ द एटिकेट्स, दिस इज़ द संस्कार और कल्चर ऑफ अवर इंडिया। ये हमारे संस्कार हैं, हमारे कल्चर हैं, हमारा इंडिया का जो है, ये हमें हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे फोर फादर्स हैं, ये हमें वहीं से ही चीज़ें पता चलती हैं कि अगर किसी के भी घर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाना।
वो भी तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजते, कभी ना कभी वो आपको पैसे देकर ही भेजते हैं ना। अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाओ, बुआ के यहाँ जाओ, मासी के यहाँ जाओ, नानी के यहाँ जाओ, तो वो आपको जो है शगुन का लिफाफा तो देते ही हैं, शगुन तो दिया ही जाता है, और छोटे बच्चों को तो वैसे ही दिया जाता है। तो वो जो है आप फिर आपकी जो मम्मी होती हैं वो आपसे वो शगुन के पैसे बाहर जाते ही छीन लेती हैं। वही होता है ना कि आप जो है अगर किसी के घर जा रहे हो तो अपने साथ कुछ लेकर के जाओगे, अपने साथ कुछ ना कुछ प्रेजेंट लेकर के जाओगे, खाली हाथ तो नहीं जाओगे। ठीक है, हर कल्चर में, हर स्टेट में ये अलग अलग कल्चर को फॉलो किया जाता है। आप कभी भी किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। तो आपको वहाँ से लौटते वक्त भी आप जो है अगर आपके साथ कोई बच्चा है या कोई, अगर आप भी जाते हो कहीं ना कहीं, तो आपको वो शगुन का लिफाफा तो देते ही हैं। दैट इज़ मैंडेटरी इन आर इंडियन कल्चर। तो ये इंडिया से थे, हमारे चोला एम्पायर, हमारा इंडिया की संस्कृति कहती है कि आप किसी के यहाँ जा रहे हो एज अ, चाहे आप एम्बेसी के लिए एम्बेसी बन के जा रहे हो या किसी भी एक दूतावास बन के जा रहे हो, देन इट इज़ नॉट मैटरिंग देयर कि आप किस फॉर्म में जा रहे हो। अगर आप किसी के वहाँ एज अ गेस्ट जाते हो तो फिर अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे। तो इन्होंने भी यहाँ पर जो है वो डिस्पैच, जब ये चाइना की तरफ जा रहे थे तब ये अपने साथ कुछ ना कुछ जो थे आर्टिकल्स लेकर के गए, कुछ चीज़ें लेकर के गए अपने साथ। तो वो चीज़ें कौन कौन सी थी? इन्होंने अपने साथ कुछ आर्टिकल्स को लिया था। दे टुक आर्टिकल्स अमंग देम। तो ये ट्रेड के लिए वो आर्टिकल्स को लेके गए थे, वो ऐसे ही नहीं लेके गए थे एज अ गिफ्ट। ये दूतावास वहाँ पे जा रहे हैं, ये अम्बेसडर्स जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, व्यापारी वर्ग जा रहा है। तो व्यापारी वर्ग तो भैया अपने ट्रेडिंग के लिए ही जाएगा, उसको अपना फ़ायदा देखना चाहिए। व्यापारी हमेशा अपना दिमाग जो है वो पैसा कैसे आएगा इसमें लगाएगा, फालतू की चीज़ में कभी भी वो दिमाग नहीं लगाएगा। बिजनेसमैन हमेशा अपना दिमाग पैसा कैसे आए, पैसा कैसे बना सकते हैं, वो उस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी चीज़ों में कभी भी अपना ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये मर्चेंट्स को भेजा, मर्चेंट्स को एम्बेसडर बना करके चाइना में भेजा। वो एम्बेसडर्स अपने साथ आर्टिकल्स लेकर के गए ताकि उनको वहाँ पर बेच सकें, उनका ट्रेडिंग हो सके। दे टुक आर्टिकल्स फॉर ट्रेड। वो आर्टिकल्स लेकर के गए फॉर ट्रेड, ये ट्रेड के लिए वो आर्टिकल्स को लेकर के गए थे। अब अगर हम उन आर्टिकल्स को देखें तो आर्टिकल्स ज़्यादा थे, इसीलिए आई हैव मेड द एरो लाइक दिस। ठीक है, एरो इसीलिए मैंने बनाया था। तो ये अपने साथ लेकर के गए थे यहाँ पर ग्लासवेयर, कांच के बर्तन लेकर के गए। ग्लासवेयर का मतलब होता है कांच के बर्तन। ग्लासवेयर, आपके घर में भी कांच के बर्तन होंगे, जो आपकी मम्मी बोलती है कि जब कोई अच्छा रिश्तेदार आएगा तब उनको निकाला जाएगा। तो आज तक वो रिश्तेदार ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। तो ये हर घर की कहानी है। ग्लासवेयर के जो है कांच के बर्तन सबके घर में होते हैं, लेकिन निकलते तभी हैं जब कोई अच्छा मेहमान आए। आज तक मैंने नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा। अगर किसी ने देखा है तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने देखा है। वो ख़ास रिश्तेदार कौन होता है, वो ख़ास व्यक्ति कौन होगा जिससे ग्लासवेयर, कांच के बर्तनों में खाना दिया जाएगा। तो वो जो थे हमारे कांच के बर्तन लेकर के गए, कपूर लेकर के गए। ये करिश्मा कपूर या ये कपूर फैमिली वाला कपूर नहीं है जो बॉलीवुड वाली है। ये कपूर कहा गया है कैम्फर को। ये जो कपूर की, जो आपने देखा होगा ना छोटी छोटी सी जो आती हैं, एक पाउच में आती हैं, एक टॉफ़ी वाले रैपर में आती हैं, और उन्हें जो है वो रखा जाता है। उसे उस अगर आप उसको बर्न कर दो तो फिर उसमें से फ्लेम्स निकलती हैं, दैट इज़ द कपूर, और उसे कैम्फर बोला जाता है। वो कपूर की छोटी छोटी सी पाउचेज आते हैं, टॉफ़ी वाले रैपर्स में आती हैं। वो ज़्यादातर जो है वो मंदिरों में हमें दिखाई देता है। कपूर जो है वो हमें मंदिरों में दिखाई देता है। ये कपूर लेकर के गए, कैम्फर लेकर के गए थे साथ में, कैम्फर लेकर के गए। कैम्फर के साथ साथ ब्रोकेड लेके गए, ब्रोकेड लेकर के गए। ये ब्रोकेड के साथ साथ ये राइनोसॉर्स के हॉर्न्स भी लेकर के गए।
राइनासोर्स के हॉर्न्स, मतलब कि जो राइनोसोरस एनिमल है उसके सींग लेकर के गए। हॉर्न्स वो नहीं है जो हमारे व्हीकल्स में लगे होते हैं। हॉर्न्स आर द सींग, जो सींग उस जानवर के हैं, वो राइनोसोरस के एक सींग होता है ना, वो सींग ये अपने साथ लेकर के गए। लेट मी राइट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। वी आर टॉकिंग अबाउट कोलुतुंग वन। तो कोलुतुंग वन के टाइम पीरियड के अराउंड हमने देखा कि 1077 सीई के अराउंड क्या हुआ, 70 जो मर्चेंट्स थे हमारे, 70 व्यापारियों को जो है अम्बेसडर बना करके चाइना में भेजा गया। 70 मर्चेंट्स जो थे हमारे, इनको चोला अम्बेसी बनाया, चोला अम्बेसडर बनाया इनको, ठीक है। फिर इन्हें भेजा गया, डिस्पैच किया गया, इन्हें डिस्पैच किया चाइना की ओर। ये अपने साथ जो थे, ये मर्चेंट्स जो थे, ये अपने साथ कुछ आर्टिकल्स को लेकर के गए। वो आर्टिकल्स लेकर के गए थे ट्रेड के लिए, ट्रेड के लिए लेकर के गए थे। वो आर्टिकल्स में हमने सबसे पहले देखा था ग्लासवेयर, ग्लासवेयर के साथ हमने देखा था कैम्फर, कैम्फर के बाद राइनोस, आई विल राइट राइनोस हॉर्न्स, आई विल नॉट राइट राइनोसोरस, ठीक है। जो राइनोसोरस है वो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं इसे राइनो ही लिख रही हूँ, इसे समझ जाइएगा, ये राइनोसोरस की ही बात हो रही है। राइनो जो हमारा एनिमल है, राइनोस का जो सींग होता है उसे अपने साथ लेकर के गए। ये साथ में अपने आइवरी भी लेकर के गए थे, आइवरी भी लेकर के गए। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत लेकर के गए, हाथी के दांत ये लेकर के गए थे। और ये जो लेकर के गए थे, ये सब लेकर के गए थे कि हम वहाँ पर इनसे ट्रेड करेंगे, इनका व्यापार वहाँ पर किया जाएगा। एंड दिस किंगडम ऑल्सो हैड अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद द किंगडम ऑफ श्री विजय। तो इनका जो ट्रेड था वो अकेला चाइना के साथ ही नहीं, जो हमारे चोला डायनेसिटी का जो ट्रेड था वो ट्रेड ये करते थे। इनका ट्रेड जो था वो श्री विजय के साथ भी था। श्री विजय एम्पायर जो था, श्री विजय एम्पायर भी हमने पढ़ा ही है, श्री विजय एम्पायर के साथ भी इनका जो ट्रेड था वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा था इनका, इनके साथ भी ट्रेड। तो आगे अगर हम बात करें, ही इज क्रेडिटेड विद यूनाइटिंग द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी विद द चोलास। तो इन्हें वेंगी के जो हमारे जो ईस्टर्न चालुक्यास थे, ईस्टर्न चालुक्यास जो थे वेंगी के, और चोल्स जो थे, इनके एकीकरण का श्रेय भी दिया जाता है, इन दोनों को मिलाने का। देखो ये दोनों मिल नहीं सकते थे, इन्होंने मिला दिया, इन्होंने इन दोनों डायनेसिटी को यूनाइट कर दिया, एक दूसरे से मिला दिया। तो हमारे कोलुतुंग के टाइम पर हमें देखने को मिलेगा कि जो है हमने यूनिफिकेशन देखा, यूनाइटिंग हमने देखा हमारे ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी प्लस चोलास का। चोलास का यूनिफिकेशन का जो क्रेडिट था वो सब कोलुतुंग को दिया जाता है। तो इन्होंने, अगर हम देखें, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट ही डिस्कार्डेड वॉर्स एंड वर्क फॉर पीस। इन्होंने कभी भी वॉर्स को बढ़ावा नहीं दिया, ये शांति से जो है काम करने वाले एक व्यक्ति थे, शांति के जो थे पुजारी थे। तो इन्हें हर चीज़ जो थी वो शांति में करने की आदत थी। तो इसके इनका जो राइन था वो भी स्पेशली हमें देखने को मिलता है, वो एक पीसफुल था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति बनी हुई थी, इतना ज़्यादा जो है हंगामा नहीं हुआ, इतना हंगामा नहीं हुआ। तो आगे अगर हम देखें तो इनके टाइम पर जो था हमने देखा, इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ इस राइन। इनके जो सेकेंड हाफ था इनके राइन का, तब हमें देखने को मिला जो किंगडम्स था दैट फेस्ड हॉस्टिलिटी। तो इनके राज्यों ने जो है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण की अपेक्षा तो करते ही थे। उनके शासनकाल में जो उत्तराधिकार में ही हमें राज्य के को जो है यहाँ पर देखने को मिला कि जो चालुक्यास और होयसालास थे, इनको सामना करना पड़ा। लेकिन ये पीस लविंग थे, फिर इनका सामना भी करना पड़ा। ये इतने शांतिपूर्वक रह रहे थे, इनसे देखा नहीं गया। होयसालास और चालुक्यास जो थे वो कह रहे थे मज़ा नहीं आ रहा आपसे, इतना नहीं मज़ा आ रहा, इतनी शांति हमें पसंद नहीं है,
थोड़ा सा तो हंगामा करो ना, इतना नहीं हमें पसंद आएगा, थोड़ा हंगामा तो करना चाहिए, इतना शरारत तो थोड़ी सी बनती है ना। तो यहाँ पर होयसालास और हमारे चालुक्यास का इनको सामना करना पड़ा, क्योंकि ये इनके ऊपर जो है वो आक्रमण करने के लिए तैयार खड़े थे। इनको पसंद नहीं आ रहा था भाई कोई इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है, भाई इतनी शांति तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके राजाओं ने हमारे साथ इतना ज़्यादा जो है इतना हंगामा किया, इतने ज़्यादा वॉर्स किए, इतना ज़्यादा लूटा, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो कुछ भी कर ही नहीं रहे हैं। अभी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वॉर्स तो होनी चाहिए, तभी एंटरटेनमेंट होगा, तभी तो जो है हम जो है लिख सकेंगे हमारे हिस्ट्री में कि हमने ये वॉर लड़े थे, तभी जो है आगे जाकर हिस्ट्री बनेगी। तो यहाँ पर ये कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो इनको जो है फिर चालुक्यस और होयसालस का बाद में सामना भी करना पड़ा। शांतिपूर्वक तो थे ही, लेकिन इनको इनका सामना भी करना पड़ा था। देन ही हैड टू फेस हॉस्टिलिटी फ्रॉम होयसालास एंड हमारे चालुक्यास का। तो यहाँ पर इनके बारे में इतना मैं नहीं लिखूँगी, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आगे जो है सच में ऐसा नहीं है कि दे वांट एंटरटेनमेंट, दिस इज़ टू ओनली एक्सप्लेन यू पीपल, आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, ऐसा नहीं है कि सच में वो हंगामा चाहते थे या वो चाहते थे कि जो है हमारे साथ ये वॉर करे, वो इसको इंस्टिगेट कर रहे थे, वो इनको बोले जा रहे थे आप लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो। वो सच में ऐसा नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट सच में डूइंग दैट थिंग्स, वो सच में वो चीज़ें नहीं कर रहे थे, जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही होती हैं। कई बार जो है आप जो है वो भूल जाते हैं, और शायद हो सकता है आप भावनाओं में बहकर वही चीज़ें आप जो है मेमोराइज कर लो, ऐसा नहीं है। दिस इज़ टू एक्सप्लेन यू पीपल, आपको वो चीज़ों की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए ये चीज़ें मैंने यहाँ पर बोली हैं। तो इनके अगर टाइम में देखें, दिस इज़ द लास्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग। इनके टाइम में हमें एक राइटर जो थे, एक क्लासिक राइटर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, एक क्लासिक राइटर हमें इनके टाइम पर दिखाई देते हैं, जिनका नाम है कंबन। ये कंबन जो है इन्होंने तमिल में रामायण लिखी है। तो इनके टाइम में हमें कंबन दिखाई दिए, वो मैंने उनके बारे में ऊपर मेंशन कर दिया है दैट दिस इज़ द क्लासिक राइटर जिनका नाम है कंबन। कंबन ने जो है तमिल में रामायण का जो है उसे लिखा है, तमिल में रामायण को लिखने वाले कंबन ही हैं। तो इन्होंने रामायण लिखी है, रामायण को लिखा है इन्होंने, ये रामायण इन्होंने तमिल में लिखी है, ये रामायण इन्होंने तमिल में लिखी है। एंड हमारे कंबन जो थे वो कोलुतुंग के जो कोर्ट है, इनका जो दरबार था वहाँ पर हमें देखने को मिले। तो इनके टाइम पीरियड में हमें कंबन देखने को मिल रहे हैं, और जो कंबन है इन्होंने रामायण लिखी है, वो भी तमिल लैंग्वेज में, तमिल में इन्होंने लिखी है। तो इसके बाद आते हैं हमारा जो लास्ट रूलर्स हैं हमारे चालुक्यास के, चालुक्यास के जो लास्ट रूलर्स हैं, सॉरी चोलास के, आई रियली अपोलोजाइज, चालुक्यास हो गया होगा मुझसे गलती से, चोलास के, आई एम रियली अपोलोजाइज वंस अगेन, कई बार जो है वो कन्फ्यूजन हो जाता है, आई एम रियली सॉरी। तो चोलास का आई अपोलोजाइज, चोला एम्पायर के जो लास्ट रूलर्स थे, हमारे लास्ट रूलर्स हैं जो, उनके अगर हम देखें तो लास्ट के जो रूलर्स थे वो इतना ज़्यादा जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए एम्पायर को, वो उन्होंने जो है इतना मेंटेनेंस नहीं रख पाए, क्योंकि वहाँ पर आत्माराम तुकाराम भिड़े जी नहीं थे गोकुलधाम सोसाइटी वाले, ताकि वो वहाँ पर मेंटेनेंस रख पाएँ। इट इज़ टू एक्सप्लेन यू पीपल, सच में वहाँ पे आत्माराम भिड़े नहीं होगा, ठीक है। तो चोला एम्पायर के लास्ट रूलर्स जो थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने ज़्यादा उनमें क्षमता नहीं थी, वो मेंटेन करके नहीं रख पाए हमारे चोलास को, और इसी वजह से चोला जो थे दैट ग्रेजुअली डिक्लाइंड, हमारे चोलास का डिक्लाइन हो गया, इनका पतन हो गया, ये डायनेसिटी का एंड हो गया इन 13th सेंचुरी। चोलास के जो रूलर्स थे, अगर इनके नाम मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट रूलर्स वो मेंटेन नहीं रख पाए हमारे चोलास की पावर को, चोलास की जो पावर थी इसे मेंटेन रखने में
असफल रहे, इनके पास उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा चोलास जो थे, चोलास का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, इनका डिक्लाइन हो गया। और 13th सेंचुरी में डायनेसिटी जो था, डायनेसिटी का एंड हो गया, इस डायनेसिटी का एंड हो गया। और यहाँ से ही इसका जो है वो हमें, ये जो डायनेसिटी थी ये हमें इसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा था इन द 13th सेंचुरी। तो अभी चोलास की जगह जो होंगे वो हमारे पांड्याज और होयसालाज ले लेंगे साउथ में। अब चोलास की जगह कौन लेगा? हर चीज़ का कोई ना कोई विकल्प होता ही है, ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ हर बार रहेगी ही, वो अमर रहेगी, अमर नहीं रहती है। हर चीज़ की रिप्लेसमेंट होती है ताकि हिस्ट्री बन सके। हिस्ट्री को बनाने के लिए एक डायनेसिटी को ख़त्म होना पड़ेगा। हमने देखा हड़प्पास भी आए, हड़प्पास का जो है डिक्लाइन हो गया, फिर हड़प्पास के बाद एक नई सभ्यता का आना अवश्य था। एक नई सभ्यता आएगी उसे कवर करने के लिए, उसको जो है जो चेंज करने के लिए एक ना जो है एक ना एक दिन किसी ना किसी ने आना ही है। आपको भी मुझे भी रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई आएगा। आपके और मेरे रिप्लेसमेंट के लिए भी भगवान ने किसी ना किसी को तो भेजा ही होगा। हर किसी की पोजीशन परमानेंट नहीं रहती है, हर कोई परमानेंट नहीं होता है। चेंजिंग जो होती है वो हमारे नेचर का नियम है, परिवर्तन हमारी कुदरत का एक नियम है जो हमें मानना पड़ता है। तो चोलास का भी जो है यहाँ पर डिक्लाइन हो जाता है। तो चोलास की जगह कौन आएगा? चोलास की जगह कौन आएगा? चोलास को रिप्लेस कौन करेगा? चोलास को रिप्लेस करेंगे हमारे पांड्यास। चोलास की जगह कौन लेगा? पांड्यास प्लस हमारे होयसालास। होयसाला होयसाला, तो होयसालास आएंगे हमारे साउथ में। डोंट थिंक दैट आई एम यूजिंग अ वल्गर लैंग्वेज, ओके? ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, दिल पे मत लेना प्लीज़, ठीक है? तो चोलास को रिप्लेस किसने किया? चोलास की जगह किसने ली? हमारे पांड्याज ने और हमारे होयसालास ने। तो इसके बाद जो हमारे लेटर चालुक्यास होंगे, लेटर चालुक्यास को भी कोई ना कोई रिप्लेस करेगा। लेटर चालुक्यास की भी जगह परमानेंट नहीं है, हर किसी के लिए परिवर्तन जो है वो एक नियम है, परिवर्तन आना है, चेंज आएगा और आकर के रहेगा। हमारी हड़प्पा सभ्यता को भी जो है वो उसका भी पतन हुआ, उसके बाद कोई ना कोई डायनेसिटी आई, किसी ना किसी ने तो उनको रिप्लेस किया ही है। मेसोपोटामिया को भी किसी ना किसी ने रिप्लेस किया है, हमारी हड़प्पा को भी किसी ना किसी ने रिप्लेस किया है। हड़प्पा के बाद जो हमने डायनेसिटीज़ को देखा उनको भी किसी ना किसी ने रिप्लेस किया। परिवर्तन कुदरत का नियम है, तो ये होकर रहेगा। तो चोलास को तो रिप्लेस किया, चोलास की जगह ली पांड्याज और होयसालाज ने। हमारे लेटर चालुक्यास की जगह कौन लेगा? अभी लेटर चालुक्यास की जगह कौन लेगा? लेटर चालुक्यास की जगह जो होंगे वो यादवाज लेंगे, यादव लेंगे, यादव जो होंगे ये ले लेंगे। और साथ के साथ जो काकतियाज आएंगे, काकतिया नाम सुने सुने तो होंगे ही, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, तो काकतियाज इनकी जगह ले लेंगे। चोलास को की जगह किसने ली? पांड्याज और होयसालाज ने साउथ में। लेटर चालुक्यास की जगह कौन लेगा? यादव लेंगे और काकतियाज लेंगे। तो ये जो होंगे इनको रिप्लेस कर देंगे। और अगर हम देखें तो चोलास और हमारे जो चोलास थे, दे वर वेरी पैट्रोनेज और पैट्रोनिक टू द आर्किटेक्चर एंड आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट लिटरेचर हमारे इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर पैट्रोनेज किया है हमारे चोलास ने। तो अगर आगे बात करें तो चोलास के डिक्लाइन के कारण क्या रहे होंगे? चोलास के वीक होने का कारण क्या रहा होगा? दे वीकेंड देमसेल्फ बाय कंटिन्यूली फाइटिंग ईच अदर। तो चोलास का जो है वो चोलास जो थे हमारे, अगर हम यहाँ पर बात करें तो चोलास वीक कैसे हुए? ये वीक कैसे हुए? इनका कारण क्या है? क्या हुआ होगा?
चोलास को। ये इतने कमज़ोर कहाँ से हो गए? इतने प्रोमिनेंट, इतने स्ट्रॉन्ग राजा देखे, फिर ये इतने कमज़ोर कहाँ से हो गए? क्या इन्होंने पौष्टिक खाना खाना बंद कर दिया होगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। खाना खाना बंद नहीं किया था। इन्होंने जो है अपने युद्ध इतने कर लिए, इतने ज़्यादा युद्ध किए, इतनी ज़्यादा फाइटिंग्स की, इतने बैटल्स को लड़ा, बैटल्स को इतना ज़्यादा ये फाइट कर रहे थे, कंटिन्यूसली इनकी वॉर्स चल रही थी, इतना ज़्यादा शहरों को, हमारे टाउन्स को इन्होंने लूटा, और इन्होंने तो भाई मंदिरों को भी नहीं छोड़ा था। मंदिरों को भी ये छोड़ते नहीं थे, उनको भी लूट डालते थे, वहाँ पर भी आक्रमण कर रहे थे। हम नहीं छोड़ेंगे, हमसे छोड़ा ही नहीं जाएगा किसी को भी, वी विल नॉट स्पेयर एनीवन। तो ये स्पेयर ही नहीं करते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक के मंदिरों को भी नहीं बख्शा इन्होंने। तो अगर आप भगवान को नहीं बख्श रहे, आप भगवान को भी यहाँ पर जो है, भगवान के साथ भी आप जो है वो इतनी ज़्यादा जो है अपना गुस्सा दिखा रहे हो, अपना एग्रेशन दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको ये चीज़ की सज़ा तो देगा। इसी वजह से इनका पतन भी हो गया। ऐसा नहीं है सच में ही हो गया होगा, सच में ही ऐसा हुआ होगा। इनके कारण, तो इनके कमज़ोर होने का कारण था जो ये कंटिन्यूस फाइट्स करते थे, जो कंटिन्यूस ये वॉर्स को फाइट कर रहे थे, जो वॉर्स को फाइट कर रहे थे, और जो ये लूटते थे, और जो सैकिंग करते थे, सैकिंग करते थे हमारे टाउन्स की, प्लस हमारे टेम्पल्स की, और टाउन्स की, टेम्पल्स की, सिटीज़ की, शहरों की, बहुत सारी जगहों की जो ये सैकिंग करते थे, लूटते थे, प्लंडरिंग कर रहे थे, उन सब की वजह से ये कमज़ोर हो गए, उन सब की वजह से ये कमज़ोर हो गए। और 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही, और क्या होगा, हमारे 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही, इसकी बिगिनिंग में ही क्या हो जाएगा, हमें एक चीज़ दिखाई देगी। 14th सेंचुरी की बिगिनिंग में जो हमारे चोलास होंगे, हमारे चोलास को कौन डिस्ट्रॉय कर देगा? इनको डिस्ट्रॉय करने आएंगे, इनको डिस्ट्रॉय करने आएंगे सुल्तान्स, इनको डिस्ट्रॉय करने आएंगे सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर सलमान खान आ रहा है, सॉरी, डोंट गेट ऑफेंडेड दैट उनकी मूवी आई थी जो सुल्तान, आई एम कंपेयरिंग विद दैट, ओके। यहाँ पर आप ऑफेंड मत होना, आई एम नॉट कंपेयरिंग लाइक दैट, ठीक है। रिलीजियलिस्टिक पक्ष जो है उससे नहीं कंपेयर किया जा रहा, ओनली द सुल्तान जो उनकी मूवी थी मैंने उनसे कंपेयर किया है। सुल्तान आएंगे दिल्ली से, जो चोलास को डिस्ट्रॉय कर देंगे इन द बिगनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी की बिगनिंग में ही चोलास को डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारे सुल्तान्स। द चोलास गेट डिस्ट्रॉयड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो इन द बिगनिंग ऑफ 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी की बिगनिंग में ही इनका जो है, इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारे सुल्तान्स, ठीक है। तो ये सुल्तान मूवी जो आई थी उनकी, उनसे कंपेयर किया गया है। देन इसे जो है वो कंफ्यूज मत करना और मिक्स मत करना और ऑफेंड मत होना, डिस्क्लेमर इज ऑन, अपने दिल पे मत लेना इस चीज़ को, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू हैव शोन टुवर्ड्स माई चैनल, थैंक यू सो मच। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस PDF फॉर्म के जो नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें, और साथ में अगर कोई हिस्ट्री के रिगार्डिंग अपडेशन होगा वो मैं आपको वहाँ पर बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।